मुसर्रत साहबा, पीडीएम का आपने कल का जलसा देखा होगा, उसमें तकारीर और उसमें जो प्लान्स थे उसका भी आपने जिक्र सुना होगा। अब एक अच्छी खासी तादाद तो चले लोगों की सड़कों पर निकल आएगी, पार्टी कारकुनान होंगे, उसके साथ बहुत सारे उनके जाले भी होंगे और उनके पार्टी मेंबर्स भी होंगे और वो मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब इस सारी सूरत हाल जहाँ पे कोविड भी है, जहाँ पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल भी हैं, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ पीटीआई बट बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आप क्या स्ट्रेटजाइज करते हैं, किस तरह डील करेंगे इस सारे मार्च से, इन इतनी बड़ी तादाद में लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई। देखें, सबसे पहले जब पीडीएम के अंदर इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिनकी एक सूबे में हुकूमत भी है, जब वो भी इनके साथ शामिल थी तो हमने उस वक्त भी अर्ज़ की थी, अवाम से भी, मीडिया से भी। अवाम से तो खैर ज़रूरत नहीं है, अवाम ने तो इनको रिजेक्ट किया हुआ था। अवाम को तो पता था कि वो इस करप्शन ज़दा क्लब को वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे। अवाम को बखूबी पता था कि वो लोग जो लंदन में करोड़ों अरबों रुपए इस मुल्क के टैक्स का पैसा चुरा के अपने इवेंट्स करते हैं और गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, जनाजे इस मुल्क में भेज देते हैं और फिर शादियां और जो शादियाने वो बाहर के मुल्क में बजाते हैं। तो अवाम को पता था कि इनको अवाम का कोई दुख दर्द या महंगाई का नारा लगाना कोई मायने ही नहीं रखता, बिकॉज़ उसकी वजह ये खुद है। लेकिन हम बारहा कहते थे कि ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मूवमेंट की शक्ल इन्होंने इख्तियार की हुई है, जिसमें भौचाल या जो मर्ज़ी आप नाम दे, वो सिर्फ़ उस कंटेनर के ऊपर ही बरपा होता है जिस पे ये सारे चोर इकट्ठे होते हैं। अगर आप अवाम में देखें, मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको मुर्तज़ा, कि सबसे ज़्यादा पीडीएम की मूवमेंट की जो हाइप क्रिएट की गई थी वो था लाहौर का जलसा, जिसके ऊपर आर पार इन्होंने हमें करना था और इतने बड़े बड़े दावे। उसकी वजह थी कि ये दावे किए क्यों गए, उससे मैं आगाह करना चाहती हूँ कि जब आपने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हो ना, तो पर पर्सन जितनी इन्वेस्टमेंट इस जलसे पे हुई ना, वाकई 10 लाख बंदा इकट्ठा होना बनता था असूली तौर पर, जितना पैसा लगा। लेकिन हुआ क्या कि 11 जमातें और जिनकी सेंट्रल पंजाब में सीटें, ज़ाहिर है एक रियलिटी है, हमसे ज़्यादा थी, लाहौर में हमसे कहीं ज़्यादा थी, और वो बंदे कितने इकट्ठे कर पाए आपके सामने हैं कि, और फिर उसमें डिटाई ये कि फ़ोटोशॉप करके हमारे जलसों की तस्वीरें लगा के, वो तो जिस तरह से मोहतरमा हर वक्त तबाज़माई करती हैं झूठों पे मबनी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये वो गुब्बारा है जो हवा पहले निकाल चुका है अपनी खुद, और एक दूसरे ने एक दूसरे को पंक्चर किया है। उसमें कोई हमारा बाय द वे कोई कारनामा नहीं है। एक इनको अवाम ने रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद ये सारे वो लोग हैं जो अपने ज़ाती मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी लेवल पे भी गिर सकते हैं, जो पार्टी या जो लीडरान, सो कॉल्ड, मैं तो ऐसे लोगों को लीडर क्या इंसान भी नहीं मानती, जो अपने मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन जाए। तो मुझे ये बताएं कि वो कहाँ देखेंगे कि अगर बिलावल को थोड़ी सी टीआरपी बेहतर मिल रही है, अगर उसके मुंह से किसी दिन अंकल ने कोई अच्छी स्पीच लिख के कर दी तो मरियम को मरोड़ उठते थे। अभी जैसे आप ये देख लें कि बिलावल की आप फ्रस्ट्रेशन और उसका रोना आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जी जो सिंध का अपोजिशन लीडर होता है उसको तो जेल में डालते हैं, दूसरे दन दनाते फिर रहे हैं। तो हम तो इनको ये मशवरा देंगे कि ये रट्टा लगाएं अवाम की हमदर्दी में, कराची को पेरिस ना बनाएं। आपने लाहौर को भी पेरिस बाय द वे नहीं बनाया था सिवाय जाती उमरा के। लेकिन एक काम ज़रूर करें कि ये सिर्फ उन सवालों के जवाब याद कर लें, खादमे आला साहब सो कॉल्ड, कि जो नैब उनसे पूछती है। उनसे पूछा जाता है कि ये करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, वो कहते हैं मैंने ऑरेंज ट्रेन बनाई, वो कहते हैं मैंने मेट्रो बस बनाई। उनके पास अपनी औलाद, अपनी बेगमात का, अपने अकाउंट्स का हिसाब पूछे तो उनको मेमोरी लॉस के इश्यूज आते हैं। फिर वो कहते हैं हमें एक नई टर्म ये भी ईजाद हुई है, अल्लाह अल्लाह, मतलब मैं क्या कहूँ, अल्लाह की पनाह, कि जी उनको हरास किया जाता है। तो फिर इनसे अगर ये पूछे कि चोरी का पैसा। अच्छा मुसर्रत साहब, ये बताइएगा कि 2019 में 162 अरब रुपए, 2020 में 1100 अरब रुपए जब बारिश आंधी सैलाब आया था, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया था, इसका वादा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बिल्कुल एक झूठा वादा, बल्कि दोनों झूठे वादे थे जो हमारे साथ किए गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो वो लोगों को हटा के पॉलिटिक्स करें, लोगों को पहले रखें और पॉलिटिक्स बाद में रखें, ये अपोजिशन का कहना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कि वादा कर रहे हैं और उसके बाद उसको पूरा नहीं कर रहे? जी देखें, एक तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि वो वादा अवाम के लिए है, वो भी सिंध की वो पिसी हुई अवाम जिनके ऊपर ये पीपल्स पार्टी एक अजाब की तरह मुसल्लत है।
और चोरी का मैंडेट वडेरों को साथ मिला के इंटीरियर सिंध में, चूँकि ये सीट्स ज़्यादा ले लेते हैं, जहाँ पे एजुकेशन है, अवेयरनेस है, वहाँ पे कराची में के लोगों ने जो इनका हाल किया वो आपके सामने है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कराची और सिंध के अवाम को जो मैं बताना चाहती हूँ, बाय पॉलिसी बाय डिज़ाइन इन लोगों को इन इश्यूज़ में धकेला गया ताकि ना होश आए, ना सोचें कि भाई ये बिलावल जो मतलब और जरदारी की औलाद जिसका पीपल्स पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, पीपल्स पार्टी के असली वारिस तो इन्होंने पता नहीं कोई अगले जहान भेज दिए, कोई इस जहान में भी पता नहीं गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी मुसल्लत है एक मुसलसल अजाब की तरह, क्योंकि 13वां साल है, कोई मजाक नहीं है। और फिर उससे पहले भी इनको जो मिले, तो मुझे सिंध की कोई हालत ज़ार में तब्दीली, अगर ये इनकी सबसे देखिए हमारे इस इलेक्शन की जो कैंपेन की सिंध के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इनकी ये वाली परफॉर्मेंस टू टेल द पीपल के जो पार्टी फेडरल में भी गवर्नमेंट कर चुकी हो कई बार, और फिर फेडरल में एक दफ़ा गवर्नमेंट करने के बाद दो टेन्योर उसकी गुजरी हों सिंध के अंदर, तो वो कहते हैं कचरा फेडरल गवर्नमेंट उठाए, ओके वेलकम, हम उठाएंगे। नाले वो साफ़ करें, हम करेंगे। ट्रांसपोर्ट वो दें, हम देंगे। पानी वो दें। तो बिलावल से लोग पूछेंगे कि आप यहाँ पे अंडा 1 रुपए किलो दर्जन और प्याज 200 दर्जन, ये बताने आए हो आवाम को? ये आपका ज्ञान लेने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो सिंध के अवाम के लिए करना है, देखें हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इस मुल्क की सर्विस के साथ साथ ऑफ कोर्स हमें अपनी पॉलिटिकल चीज़ें भी अवाम तक अपने पॉलिटिकल कार्ड शो करने हैं। तो 3 साल एक तो अल्लाह की तरफ से हो गया कि कोविड आ गया, कोविड में हमारी जो मैनेजमेंट थी वो पूरी दुनिया ने सराहा है, सिवाय इन निकम्मी ऑपोजिशन के जिन्होंने हमारे ऊपर उस वक्त भी जिस तरह से ये हमें प्रेशराइज करके मुल्क को, गरीब अवाम को गुर्बत और इफलास और मौत की वादी में धकेलना चाहते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं, वो इनके प्रेशर में आए नहीं। प्लान ये था कि यहाँ पे भी लाशें गिरेंगी, लोग मरेंगे और फिर हम अपनी सियासत चमकाएंगे। वो जो एक सेफ गार्ड कमांडर साहब तशरीफ़ लाए थे लंदन से, आपको पता है, और फिर आके मास्क लगा के लैपटॉप के आगे बंद कमरे में बैठ गए और इस मुल्क की जो भी अच्छी डिसीजन मेकिंग थी उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 साल तो कोविड में आपको पता है कि डेवलपमेंट के जो फंड्स थे उनको हमने पूरे सूबों के अंदर भी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी फॉर द टाइम बीइंग फ्रीज किया हुआ था ड्यू टू हेल्थ इमरजेंसी, के खुदा न खास्ता जो बाकी दुनिया में जो हालात आए अगर हमें उनका सामना हुआ तो हमारे पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए। दैट इज़ ओवर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये बताऊं कि तारीख के रिकॉर्ड डेवलपमेंट हम करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपने विजन से नहीं हटे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फर्स्ट। उसको करके हमने अपनी बेसिक्स अचीव कर ली हैं। अब हम जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ज़रूरी होता है, याद रखें, चाहे हम हेल्थ, एजुकेशन, बाकी सारी फैसिलिटीज़ दे दें, और अगर रोड्स के ऊपर लोग निकलें, सड़कें टूटी हुई हों तो लोग माइंड करते हैं, लोगों को बुरा लगता है। गुड गवर्नेंस सबसे ज़्यादा जो उसका डिस्प्ले होता है दैट इज़ आवर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम उसकी तरफ ये हमारा फेज़ अगले 2 साल आप तारीख की शानदार डेवलपमेंट देखेंगे जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाएगी। हमने ठेकेदारों से पैसे नहीं लेने कि एक नाली बना के उसके ऊपर रोड, फिर वो नाली उखाड़ के फिर पाइपलाइन घुसा दी ताकि पैसे बनते रहें और फंड्स आते रहें। हम इंशाल्लाह सॉलिड काम करेंगे और कराची से जो हम ये दावा कर रहे हैं, हमारे फवाद चौधरी साहब, मैं आखिरी बात कर लूँ, कराची में जाके ऐसे नहीं बात करते, वो बिलावल नहीं है, वो कहीं से बात करते हैं। और उस बात का मतलब मैं आज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे क्लीन स्वीप करेंगे सिंध में। इनको हमने एक्सपोज जितना करना था कर दिया। नाउ दिस इज द टाइम कि अब आगे आने वाला टाइम सिंध के लिए, कराची के लिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह उनको हर तरह की, बिकॉज वो हमारे टैक्स पेयर हैं, फैसिलिटीज हम देंगे। अच्छा मुसर्रफ साहब, देखें ऑपोजिशन का एक कहना और भी है, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब खुद 300 कनाल के घर में रहते हैं और लोगों को जो है मदीना की रियासत का दर्स देते हैं। महंगाई उनको नज़र नहीं आती, बेरोज़गारी उनको नज़र नहीं आती। इस दोहरे मयार पर जो बकौल ऑपोजिशन के है, आपकी क्या राय है? अच्छा, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहुत छोटा सा उनका कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो मेरे घर से भी छोटा है। मेरा घर उससे कहीं ज़्यादा लेविश बना हुआ होगा, नंबर 1। और टैक्स के पैसे को ना खर्च करके हमारी मर्ज़ी है कि हम जिस तरह से मर्ज़ी, और ये घर उनके पास उस वक्त से है
जब सियासत में भी वो नहीं आए थे। एक बात। दूसरी बात ये कि हाँ, अगर कोई एलिगेशन है कि पावर में आए, मिस यूज़ ऑफ पावर करके उन्होंने ये कोई जायदाद बनाई, तो फिर तो बात बनती है, क्रिटिसिज्म ठीक है। लेकिन रियासत मदीना में वो एक आम आदमी की तरह सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल लेविश बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। सादा सी कंस्ट्रक्शन वाला आम सा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये जो फर्नीचर एंड फिक्सचर के साथ एक आम सा घर है। लैंड उसकी ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने जिस वक्त ये ली थी, यहाँ पे तो ये कोई एरिया आबाद भी नहीं था। और ये हर इंसान का हक है, अगर मैं टैक्स का पैसा पूरा दे रही हूँ, मैं अगर बिजनेस कर रही हूँ, मेरे इतने फाइनेंशियल हेल्थ है, तो ये मुझे इजाज़त है, मेरा कानून और मेरा इस्लाम देता है कि मैं जिस तरह से मर्जी रहूँ। लेकिन उनकी तो सादगी, मेरा ख्याल है कि इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। कोई कैंप ऑफिस नहीं है, वो अपने घर में रहते हैं, कोई चीज़ अपनी ज़ात के लिए वो गवर्नमेंट की इस्तेमाल नहीं करते सिवाय सिक्योरिटी के। कोई एक चीज़, वो कोई पैसा, बल्कि जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं उसमें पूरी दुनिया का तरीका है कि फर्स्ट लेडीज़ भी साथ ट्रैवल करती हैं, उनकी बेगम कभी ट्रैवल नहीं करती सिवाय मदीना के या अल्लाह के घर के। उसके अलावा जितनी भी उनकी प्रिविलेजेस हैं, उसको उनकी फैमिली मेंबर सिवा उनकी बेगम समेत कोई अवेल नहीं करता। तो इससे ज़्यादा सादगी रियासत मदीना की कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती।